ही मैंने अगले साल फिर वही खेती की, जैविक खेती। और जैविक खेती में दूसरे साल मेरे को 50% बचा, 50% उत्पादन मेरा हुआ। लेकिन न तो मेरी लागत कम हुई, न मेरी मेहनत कम हुई। और तीसरे साल भी मैंने किया तो लगभग 80% उत्पादन मिला, लेकिन लागत कम मेरी नहीं हुई, मेहनत मेरी कम नहीं हुई। मैंने विचार किया कि जिस मेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है, जिस व्यक्ति के पास है ही 5 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन, और वो जैविक खेती में उसको हम सीधा प्रवेश कराएंगे, तो आज के महंगाई के जमाने में जिस किसान का पूरा परिवार पल ही 2-3 एकड़ पे रहा है और उसका पहले साल उत्पादन यूं घटेगा, दूसरे साल भी इस तरह से कम रहेगा और 3 साल तक पूरा नहीं होता, उसमें मेहनत कम नहीं होती। जैविक खेती में खरपतवार इतना बढ़ता है क्योंकि उसमें गोबर की खाद बहुत डालनी पड़ती है। गोबर की खाद में खरपतवार बढ़ता, उसको लेबर लगाने में बहुत लगती है। और उसमें जो केचुआ पाला जाता है वो भारतीय नहीं है, वो विदेश से लाया हुआ है। वो केचुआ कैसा है, वो 28 डिग्री से ऊपर तापमान में जिंदा ही नहीं रहता और वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है, वो बीमारियों का कारण भी बनता है और उसको खाद को बनने में 1.5-2 महीना भी लगता है। इतना लंबा प्रोसीजर है। कभी उसको छानो, कभी गोबर को उसमें डालो, फिर उसको खेत में ले जाओ, फिर खरपतवार निकालो, और उत्पादन भी 3 साल पूरा नहीं मिलता, तो आम किसान इसे कैसे सहन करेगा? ये घाटे का सौदा है। मैंने विचार किया और अब मैं असमंजस में था कि मैं वापस रासायनिक खेती की ओर जाऊं। अब इस जैविक खेती को करूं तो ये तो घाटे में ले जाएगी मेरे को। तो इस असमंजस में मैं पड़ा हुआ था, तो मैंने निर्णय लिया कि दोबारा रासायनिक की ओर जाते हैं, लेकिन जितना जहर डालता हूं, जितना यूरिया डीएपी डालता हूं, उसे कम करूंगा डालना। यूं सोच रहा था। यूं सोचते सोचते ईश्वर ने रास्ता दिखाया। एक पद्मश्री सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती का प्रचार करते हैं, लगता है आप में उनसे परिचित लोग हैं, इसलिए उनकी ताली आपने बजाई। बहुत अच्छा, आए हुए लोग। मारुति भाई आए हैं क्या? अच्छा बैठे, आपकी सेना आई है। हाँ, ये मुख्यमंत्री जी, ये हमारे करीब 200 लोगों की प्रदेश में टीम है जो विशुद्ध वो खेती करती जिसकी चर्चा मैं आज करने लगा हूं आपके बीच में। और ये 200 लोग हमारे ट्रेनर बनेंगे और इस प्रदेश में बहुत बड़ा काम इनके द्वारा हम कराने वाले हैं। तो हुआ क्या, मैंने अपने गुरुकुल में, जैसे आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने आप 500 लोगों को इकट्ठा, 800 को यहाँ किया हॉल में, और पूरे प्रदेश में 101,65,000 लोग विधिवत बैठे हैं और अपने घरों में भी 9 लाख से ज्यादा लोग आज के इस कार्यक्रम से में जुड़े हुए हैं। उन सब से मेरा आग्रह, जो मुझे सुन रहे हैं, आज कृपया 1 घंटा जरूर निकालें। आपको बहुत साइंटिफिक ढंग से आप इसको समझिए। जब मैंने जैविक खेती की और मैं सफल उसमें पूरा नहीं हुआ, तो मैं गया दोबारा साइंटिस्ट के पास, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर हरिओम जी आज भी, मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, मैंने आपके कहने से जैविक खेती की, इसमें उत्पादन मेरा क्यों घटा, लागत मेरी क्यों कम नहीं आई, इसका कारण क्या है? रासायनिक में तो पूरा मिलता है, जैविक में पूरा क्यों नहीं मिलता? 3 साल घाटा क्यों सहन करना पड़ता? मेहनत कम क्यों नहीं होती?
तो डॉक्टर हरिओम ने मुझे 2 यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की वैज्ञानिक की रिपोर्ट दी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब, एक हरियाणा में एक पंजाब। अब वो जो रिपोर्ट थी उसको ध्यान से सुनना, सभी किसान भाई ध्यान से सुनना। जैविक खेती क्या है इसे पता लगेगा। उन रिपोर्ट में उन साइंटिस्ट ने जैविक खेती के बारे में लिखा कि इस समय भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें सबसे ज्यादा योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक धान चावल। ठीक है, गेहूं और धान भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने में सबसे बड़ा योगदान करती है और इन दोनों फसलों की भरपूर फसल लेनी है तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। यह है वैज्ञानिक पद्धति, 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब यदि जैविक खेती से आपने भरपूर फसल लेनी है तो वो कैसे होगी? अब ध्यान करना, 1 टन गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। कितना है? 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है और हमने नाइट्रोजन कितना चाहिए? 60 किलो। तो इसका मतलब यदि जैविक पद्धति से पूरी फसल लेनी है तो 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद डालनी पड़ेगी। 300 क्विंटल डालेंगे तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। नहीं आई समझ में? आ गई? अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या भारत इतना बड़ा प्रदेश देश है, क्या इतना पशुधन हमारे पास में है नहीं है कि प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद पूरी की जा सके? नंबर 1। नंबर 2, किसान के पास एकड़ 1 और 300 क्विंटल गोबर की खाद की जरूरत पड़े तो कितने पशु रखने पड़ेंगे? 20-30। वो 20-30 पशु पालेगा, घर के लोगों को पालेगा। क्यों भाई? आगे समझ में जैविक खेती। नंबर 2, जिस खेत में इतना खाद डालना पड़ेगा, हाँ उन साइंटिस्ट ने इसका विकल्प भी दिया कि यदि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो इसका विकल्प है केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो विदेशी केचुआ, उसकी 150 क्विंटल गोबर की खाद से भी काम चल जाएगा। ध्यान करो दोबारा, यदि 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो 150 क्विंटल केचुआ जो खाद बनाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाता, तो उसमें 60 किलो नाइट्रोजन पूरा हो जाएगा। अब आप बताओ, 150 क्विंटल क्या थोड़ी है? 150 क्विंटल के भी लिए 7-8 पशु तो चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसको बनने में भी 1.5-2 महीना लगता है केचुए की खाद में। नंबर 2, जब इतना गोबर की खाद डालेंगे तो इसमें इतना खरपतवार होगा। खरपतवार समझते हो? वीड्स, जंगली घास, जिसको निकालने के लिए किसान को दुनिया भर की लेबर देनी पड़ेगी। तो किसान का खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। एक प्रॉब्लम। दूसरी, जब इतनी गोबर की खाद पड़ेगी तो उसमें मीथेन पैदा होगी, गैसेज पैदा होगी, और वो गैस वायुमंडल में जाकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगी। समझ में आई? ये पाप है। 2, इतना पशुधन हमारे पास में है नहीं। तीसरा, इसमें उलट पुलट गोबर की इतनी करनी पड़ती, लेबर ज्यादा लगती है, उधर खेती में लेबर ज्यादा पड़ती है। इसमें बहु फसलें लगाने का विधान नहीं, मल्चिंग का विधान नहीं, इसलिए उत्पादन पूरा होता नहीं। लागत में कमी नहीं, उत्पादन पूरा होता नहीं। सारे देश के लोग इस बात को जानते हैं
कि जब भी रासायनिक खेती छोड़ोगे, जैविक करोगे, तो 3 साल उत्पादन पूरा नहीं होगा। जानते हो ना सारे, सब जानते ना इस बात को। तो 3 साल किसान अपने परिवार को कैसे पालेगा, इसलिए ये पद्धति मेरे को सफल नहीं लगी। इसका धन पैसा जो भारत सरकार और सरकारें देती हैं, यदि वो प्राकृतिक में जोड़ दें तो प्राकृतिक बिना पैसे के इसी फंड से पूरे देश में व्यापक की जा सकती है। इतना सरल है। अब आओ, ये हमारी प्राकृतिक खेती क्या, अब इसको समझो। अंतिम विषय है, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? सबकी समझ में आ रही है? अब प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझिए। जंगल में कभी गए हैं? आप सब मेरे को उत्तर देना। जंगल में जाना, जंगल में जो पेड़ है उनको बताओ यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, पानी कौन देता है, कीटनाशक कौन छिड़कता है? समय पर फल से लदते जंगल के पेड़ के पत्ते को तोड़ो, लैब में ले जाओ, टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिली। जब प्रकृति भगवान जंगल में सारी व्यवस्था ऑटोमेटिकली करता है, वही व्यवस्था मेरे खेत में होनी चाहिए। इसका नाम प्राकृतिक खेती। कोई लाग लपेट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई इधर उधर हमने प्रोडक्ट, जैविक प्रोडक्ट खरीदने नहीं। वो हो क्या रहा, अब तक तो यूरिया, डीएपी, इतना बड़ा खर्चा भारत सरकार करती है। इस समय 1,40,000 करोड़ रुपया भारत सरकार प्रति वर्ष विदेशों को देती है। उसके बदले में यूरिया, डीएपी जहर खरीदती है और उसको आप किसान फिर खरीदते हैं, फिर धरती में जहर डाल करके जहरीला करते हैं, फिर उसको लोगों को खिलाकर बीमार करते हैं, फिर अस्पताल में इलाज करवाते हैं। यही प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा? दोनों तरफ विनाश का रास्ता हम इस पे आजकल हम चल रहे हैं। ये स्थिति आज हमारी। इस प्राकृतिक खेती में कोई लागत न के बराबर है। आपने क्या करना है, बस एक काम करना है। आपके घर में स्थानीय, जो आपके इलाके की देसी भारतीय नस्ल की गाय, जो भी गाय, लेकिन वो भारतीय हो, विदेशी नहीं। क्योंकि जब मैंने ये प्राकृतिक खेती शुरू की, पालेकर जी का एक लेक्चर सुना और अपने खेत में शुरू की, तो मैंने पहले साल 5 एकड़ में की, दूसरे साल मैंने 10 एकड़ में की, और मैंने देखा है तो सफल काम है। मैंने फिर सीधा 90 एकड़ में की, सीधी एकदम। और मैं आज अपने उत्पादन बताऊंगा कुछ समय के बाद कहां पहुंचे। तो मैं जो निवेदन करता हूं, प्राकृतिक खेती में क्या जरूरत है, हमने खाद नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। जंगल में खाद कौन देता है? हमने तो कल्चर बनाया है, जामुन बनाया। कैसा? जैसे 1 क्विंटल दूध में आप 1 चम्मच दही डाल दो तो सारा दूध दही में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बस ये काम करना हमने खेती में, और वो काम करने का तरीका है भारतीय नस्ल की देसी गाय का। पेट में भगवान ने जीवाणुओं की फैक्ट्री लगा करके भेजी और उसमें खनिजों का भंडार है। करते हम क्या है, आप 2 तरह के हम जामुन बनाते हैं, उसको आप अपनी भाषा में चाहे खाद बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 2 ही तरह के बनाते हैं। एक का नाम है घन जीवामृत और एक का नाम है जीवामृत। जीवामृत कैसे बनेगा? आप एक 200 लीटर का ड्राम ले लें, समझ गए ड्राम, और उस ड्राम को लगभग 170 लीटर पानी से भर दो उसको,
और उसको छाए में रखना, जहाँ पशु बनते हों छाए हो उसमें रखो, धूप में नहीं रखना, क्योंकि उसमें जीवाणु मर जाते हैं। अब एक जो स्वस्थ देसी गाय है वो 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती, ऐसा ही है ना। आप उसके गोबर गोमूत्र को, अब गोमूत्र कलेक्ट कैसे करना, इकट्ठा कैसे करना, हर समय तो पीछे नहीं खड़े रहोगे, पेशाब करेगी उठेंगी, उसका एक तरीका है। आप उस गाय को जहाँ बांधते हो उसके नीचे एक पक्का फर्श बना दो, उसमें सीमेंटेड में लाइन डाल दो ताकि वो स्लिप होकर ना गिरे। और आजकल प्लास्टिक के गद्दे आते हैं गायों के नीचे बिछाने के, आते हैं ना, एक बिछा दो ताकि वो भी सुख से बैठ सके। और उसके पीछे ढाल ऐसा बनाओ और वहां सीमेंटेड एक बाल्टी की तरह गड्ढा बना दो, उसको ढक दो। जब गाय पेशाब करेगी वो भाग करके अपने आप ही वहां इकट्ठा हो जाएगा, और गोबर ठोस है वो कहीं जाएगा नहीं, वो मिल ही जाएगा। समझ में आ गई बात? ये इकट्ठा करने का तरीका है। अब उस ड्रम में एक रात दिन का कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि भाई 1 किलो बढ़ गया घट गया, कोई खतरा नहीं इसमें। आप यदि कीटनाशक 1 ग्राम की जगह 10 ग्राम डाल दोगे तो नुकसान होगा ना, लेकिन ये 8 की जगह 10 किलो डाल दो, 5 किलो डाल दो, 9 किलो डाल दो, कोई खतरा नहीं। ये गोबर गोमूत्र जो एक रात दिन का, ये उस ड्रम में डाल देना, और इसमें क्या डालना, 1.5 से 2 किलो गुड़, कैसा भी पुराना गला सड़ा कैसा भी, वो नहीं मिलता तो कोई पके पुराने फल भी हो ना पेड़ के जो नीचे पड़े खराब, वो डाल दो, मतलब मीठा हमने उसको देना। और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, किसी भी दाल का बेसन, और 1 मुट्ठी मिट्टी, 200 ग्राम, वो मिट्टी कहाँ की डालनी है, पेड़ के नीचे, खेत की नहीं डालनी। क्यों? खेत में आपने जीवाणु मार दिए यूरिया डीएपी डाल कर, वहां जीवाणु नहीं। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ाना। जो बाहर का पेड़ है, खेत का पेड़ भी खराब कर दिया आप लोगों ने। उस पेड़ के नीचे की मिट्टी का मतलब है वो जीवाणु में पर्याप्त मात्रा में। अब क्या करना है, ये 3-4 चीज मिला के लकड़ी का एक डंडा, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 4 दिन इसको घोलना है। जैसे घड़ी की सुई को चलाते ना, घड़ी की सुई चलती ऐसे, यूं नहीं घुमाना सीधा, यूं घुमाओगे तो पानी नीचे जाएगा तो उन जीवाणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो पनपेंगे नहीं। और यूं चलाओगे तो वो ऊपर आएंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो परिवार बढ़ाएंगे। अब इस साइंस को समझो, ये साइंस क्या है। देसी गाय का गोबर मैंने अपने यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नोनी हिमाचल प्रदेश, वहाँ के साइंटिस्ट पकड़े, वैज्ञानिक पकड़े, उनकी टीम तैयार की। जो बात मैं कह रहा हूँ ये मनोरंजन की नहीं, मैंने लैब में सब कुछ कराया। माइक्रोबायोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट मैंने लिए, डॉक्टर बलजीत सारन हिसार के। वो साइंटिस्ट अमेरिका में रहा, ब्रिटेन में रहा, जर्मनी में रहा, और वहाँ के माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ वर्षों उन्होंने काम किया। वो मैंने अपने खेत में बुलाया, उनकी टीम तैयार की, और मैंने कहा इस पे रिसर्च करो गाय के गोबर। उनको मैंने क्या दिया, भैंस का गोबर दिया, हॉस्टन फ्रीजन गाय का गोबर दिया, बकरी का दिया, मेरे पास घोड़े भी उनका भी दिया, भैंस का दिया और देसी गाय का दिया, सब तरह के गोबर। और उनको मैंने बताया नहीं, नंबर लगा के दिए, 1 2 3 4 5। मेरे को पता था कौन सा किसका, उसको नहीं पता था, उसको केवल नंबर का ध्यान था। और जब वहां से रिपोर्ट आई तो वो नंबर जिसमें साहिवाल का गोबर था
थार पारकर का गोबर था, भारतीय नस्ल की देसी गाय का गोबर था, उसमें सबसे ज्यादा जीवाणुओं का भंडार मिला। और कितने जीवाणु मिले ये ध्यान करें, 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु मिले। 1 ग्राम में 300 करोड़ से ज्यादा। फिर हमने क्या किया, जो गाय लोगों ने घरों से धक्के दे के निकाल दी जंगल में, जो बेचारी बेसहारा फिरती हैं, हमने उन गायों को पकड़ करके उनका गोबर लिया, वो भी लैब में भिजवाया। आप आश्चर्य करेंगे, उन गायों के गोबर में वो जीवाणु 500 करोड़ तक पाया। 500 करोड़ तक। हमने पूछा भाई ये अंतर क्यों है, तो पाया कि जो गाय दूध नहीं देती उसकी शक्ति, जो ऊर्जा दूध बनाने में लगती है, दूध में न लग के अब वो गोबर गोमूत्र की गुणवत्ता बढ़ाने में लगे। समझ में आई बात? इसलिए मेरे जितने किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, सड़कों पे जो देसी गाय घूम रही उनको पकड़ लो, फिर मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बिगुल बजा दिया। और इसका प्रमाण देता हूं मैं, गुजरात में एक डांग जिला आदिवासी क्षेत्र, हमारे माननीय मानवों को खाने के लिए दाल का बेसन प्रोटीन का काम करता है। जो प्रोटीन उनको मिलेगा तो बलवान बनेंगे, और गुड़ देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर उनकी संख्या बढ़ेगी, और मिट्टी के जीवाणु मिलकर के और बढ़ेंगे। वो कैसे बढ़ते हैं, जब हम उनको 4 दिन घोलते हैं ना, 5-5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, तो वो हर 20 मिनट में डबल होते हैं। कितने होते हैं? अरे बोलो तो सही, कमजोर विद्यार्थी 20 मिनट में डबल। बड़े कमजोर विद्यार्थी भाई, हर 20 मिनट में कितने? डबल। अब 5 दिन के बाद वो असंख्य होंगे, असंख्य, उनकी गिनती नहीं हो सकती। अब आपने जब खेत में पानी देना है, स्प्रिंकलर के द्वारा, ड्रिप के द्वारा या खुला, उसमें बूंद बूंद छोड़ दो, पूरे खेत में वो फैलेगा, फिर वहां वो जामुन का काम करेगा। वैसे ही जैसे 1 चम्मच दही 1 क्विंटल दूध में पड़ने से दही में बदल जाता है। ये जीवाणु पूरे खेत में फैलेंगे और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलकर के परिवार बढ़ाना शुरू करेंगे। और ये एक प्रकार के नहीं है, सैकड़ों तरह के जीवाणु। भाई और बहनों, किसान मित्रों, सभी वैज्ञानिक जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, ये जीवाणु जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा बढ़ेगा। अब हुआ क्या है, इस रासायनिक यूरिया डीएपी ने इन सबको मार दिया, इसलिए धरती बंजर हो गई। यूरिया डीएपी बढ़ रहा है, उत्पादन घट रहा है। ये जीवाणु बढ़ाने का काम देसी गौ माता की पेट में है, ये अभियान है। नंबर 2, दूसरा घन जीवामृत। वो क्या है, जब खाद बच जाए देसी गाय का, तो 1 क्विंटल खाद का थोड़ा पीट के बारीक कर, और यही जीवामृत जो बनाया है 1 बाल्टी उसके ऊपर डालकर मिला के छोड़ दो। ये 6 महीने भी खराब नहीं होता, और इसमें जीवाणुओं का भंडार बनेगा। जब खेत बोओगे, डीएपी की तरह इसको खेत में डाल के 3-4 क्विंटल 5 क्विंटल तक 1 एकड़ में इसको डाल के खेत बो, ये डीएपी की तरह काम करेगा। और हर पानी के साथ जीवामृत दोगे, वो यूरिया का काम करेगा। और हर 15वें दिन आप 10-15 किलो पानी में 2-2.5 किलो ये जीवामृत मिलाकर स्प्रे करोगे, तीसरे दिन आपके खेत की ग्रीनरी, हरियाली लहराने लग जाएगी। इतना जबरदस्त ये काम करेगा। और ये क्या करेगा, ये जो जीवाणु है, अब ध्यान करना, बहुत साइंस है इसके पीछे, जितना समझोगे उतना कल्याण होगा। ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये वो हैं
जो आकाश से जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है, हवा में, ये सूक्ष्म जीवाणु आकाश से उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और पौधे के लिए भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देने का काम ये करते हैं। समझ में आ गई? अब अगली ओर सुनो ध्यान से। इस धरती माँ में खनिजों का भंडार है। ये माँ है, पूर्ण अन्नपूर्णा है। इसमें फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम है, सब कुछ इसमें है। लेकिन जितने तत्व धरती में हैं वो सब गांठ बना के सुप्त अवस्था में पड़े हैं। वो सब स्वतः पौधे का भोजन नहीं बनते। ये सूक्ष्म जीवाणु इन सब तत्वों से भोजन बनाकर पकाकर पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। अब ये सूक्ष्म जीवाणु जितने होंगे उतना धरती के तत्वों से भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देंगे। यही तो काम जंगल में चलता है, यही काम खेत में होना चाहिए। कैसे करते हैं काम? एक उदाहरण देता हूं, बहुत मोटा बोलना आपने। हमारे घर में रसोई है, किचन है ना। अच्छा, उसमें आटा भी है, दाल भी है, नमक भी है, तेल भी है, गैस भी है, सब कुछ है, पानी भी है। क्या अपने आप भोजन बन जाता है? भोजन कैसे बनेगा? हमारी माँ बहन जाएगी, वहाँ आटे में पानी मिलाएगी, दाल को धो के पानी मिला के पकाएगी। माँ बहन जा कर के उसको पकाती, तभी बनता ना भोजन। बस समझो ध्यान से, जो काम रसोई में माता बहन का है वही काम खेत में जीवाणु और केचुए का है। इस सरल उदाहरण तो नहीं समझोगे ना? समझ में आ गई कि नहीं आई? समझ में आई? ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो धरती में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, कॉपर है, सब कुछ है, लेकिन वो सब चीज पड़ी है खेत में। पौधे का भोजन अपने आप नहीं बनाएंगे। ये सूक्ष्म जीवाणु इन सारे तत्वों से भोजन बनाकर पकाकर पौधे की जड़ को देते हैं। ये जितने ज्यादा होंगे उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतना आपकी धरती का स्वास्थ्य बनेगा। जितना धरती का स्वास्थ्य मजबूत होगा, न बीमारी आएगी न उत्पादन कम होगा। समझ में आ गई बात? ये है मूल सिद्धांत। ये तो जीवाणु का काम। अब अगला एक केचुआ है, अर्थवर्म। केचुआ समझते हो? जो आपकी तरह कीड़ा सा होता है। किसान का सबसे बड़ा मित्र हो, सबसे बड़ा मित्र। आप किसान हैं, लेकिन आपने पता नहीं किया वो काम कैसे करता है। गजब है। ईश्वर की रचना अनुपम है। आप उसको देखना, आपके लिए वो कितना काम करता है, लेकिन आपने तो मार दिया वो। अब दिखता ही नहीं खेत में, लेकिन अब भी वो यूरिया डीएपी से डरता हुआ धरती के नीचे समाधि लिए बैठा है। यदि उसका भोजन उसको मिले तो एकदम धरती फोड़ के ऊपर आता है। कैसे आएगा? एक उदाहरण दूंगा, हाँ या ना बोलना। जो किसान है वो तो एकदम समझेंगे, एकदम समझेंगे। आपने अपनी गाय को घर से सवेरे खूंटे से खोल दिया और गाय घर से निकल करके जंगल की ओर चली। कच्चे रास्ते से जाती हुई गाय ने क्या किया? एक गोबर यहाँ किया, एक यहाँ किया और एक यहाँ चली गई। ऐसा करती ना गाय? करती है ना? अब आप ध्यान करना, जहां गाय ने गोबर किया 3 दिन के बाद आप उस गोबर को उलट के देखना, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे या नहीं? हाँ या ना? जो हाँ करते हाथ खड़ा करो। ये तो सारे किसान बुला रखे, पक्के किसान बुला रखे। छेद मिलेंगे ना? अच्छा, एक और बता दो, जब गाय ने गोबर किया था उस समय छेद थे? नहीं थे ना?
तो यही करिश्मा, ये विज्ञान है जो हमारे आजकल वैज्ञानिक इसको कहते हैं विज्ञान ही नहीं, ये विज्ञान है यूरिया डीएपी से डरते हुए जो मित्र कीट धरती में छिपे बैठे हैं, उनका भोजन जब ऊपर उनको मिला तो धरती फोड़ के भोजन लेने के लिए आ गई। ये वो छेद है, ऐसे ये छिद्र। अब जिस समय आप जीवामृत और घन जीवामृत अपने खेत में डालोगे, 11वें 12वें दिन आप देखना आपके खेत में ये केचुआ ऊपर आके काम करना शुरू करेगा। क्यों? उसको उसका भोजन मिल गया। अब आपसे पूछता हूं मैं, बोलना भाई, एक केचुए को खेत से पकड़ करके लाओ और ये मुख्यमंत्री जी के सामने जो टेबल रखी इस पे रखो और उसके ऊपर यूरिया डालो, जिएगा मरेगा? डीएपी डालो, जिएगा मरेगा? मरेगा ना। और इसके ऊपर गाय का गोबर डालो तो परिवार बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? तो इससे मोटी समझ की बात क्या हो सकती है? जितने मेरे आदरणीय कृषि वैज्ञानिक बंधु हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है, ईमानदारी से, अंतर मन से, आत्मा की आवाज पर उन्होंने इसको समझना पड़ेगा और किसी भी प्रकार के दुराग्रह को छोड़ना पड़ेगा। यदि वो इस देश, दुनिया और विश्व को बचाना का अभियान वो कर सकते, क्योंकि हम उनके आभारी हैं। उन्होंने 60 के दशक में भूखे मरते देश को अन्न से पूर्ण करके देश के ऊपर उपकार किया था, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज भी हम सब आह्वान करते हैं, जितनी कृषि वैज्ञानिक मर गया, जीवाणु मर गए, यही तो है जो धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, उसके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं। और ये फ्री में काम करता है ये केचुआ, ऐसा प्राणी जो मनरेगा वाले हमारे बंधु दिन भर काम करके शाम को दिहाड़ी मांगते हैं, लेकिन ये केचुआ कभी नहीं मांगता कुछ, कभी फ्री का मजदूर। और कैसे काम करता है सुनो, ये यूं काम करता है, इस छेद से जाता दूसरे से आता है, इससे जाता दूसरे से आता, इससे जाता दूसरे से, और 10-12 फीट तक एक केचुआ धरती को खोदते जाता है। और कैसे खोदता है? नीचे जमीन खनिजों से भरी पड़ी, ये उस खनिज पूर्ण धरती को खाता है, पेट से निकाल करके विष्ठा के रूप में इसके जो पेट से निकली मिट्टी है, ध्यान से सुनो, उसमें आपके खेत की मिट्टी से 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, इसकी मिट्टी में 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा पोटास है। समझ में आई? और ऐसे 13-14 तत्वों की पूर्ति अकेला केचुए के पेट से निकली मिट्टी करती है। और जब वो मरता है तो पूरा शरीर खाद के रूप में किसान के खेत को दे करके जाता है। और एक केचुआ जीवन में हजारों बच्चों को जन्म देता है, इतना परिवार बढ़ाता है। और छेद करता ना तो अपने शरीर से वर्मी वो छोड़ता पसीना, उससे छेद को लीपते हुए जाता है, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता। 10-12 फीट तक जब छेद बनेगा तो 10-12 फीट तक धरती को ऑक्सीजन मिलेगी, धरती उपजाऊ बनेगी। ये काम केचुआ करता है। और सबसे बड़ा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा अभियान जल संचय का इस प्रदेश में चला। मैं इनको बधाई देता हूं, इनकी टीम को बधाई देता हूं। लेकिन इस काम के लिए आप लोगों को लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, लेकिन यदि प्राकृतिक खेती करोगे तो आपने जल संचय के लिए कुछ नहीं करना। ये जो केचुआ है, मेरे खेत में 1 एकड़ में 4 से 5 लाख केचुआ काम करता है। 1 एकड़ में मेरे खेत, मैंने जमीन को खोद करके टेस्ट किया,
1 एकड़ में जब 4-5 लाख केचुआ रातों दिन ये काम करेगा तो सारी धरती को उलट पुलट करके मुलायम बना देगा, खाद पोटास जिनसे भरपूर बना देगा। और ये जो छेद बने हैं, जैसे इस हॉल में हम बैठे और ऊपर से छतन और पानी भरेगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा ना। जब खेत में मेड़ बनाते हो, डोली चारों तरफ, क्या बोलते हो, मेड़। जब मेड़ होगी और खेत में लाखों छेद होंगे, जितना वर्षा जल पड़ेगा सारा इन्हीं छिद्रों से धरती माँ के पेट में चला जाएगा। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये है परमात्मा का। जंगल में कभी गए होंगे, वहां आपने देखा होगा बम्बियां बन जाती, पानी धड़ धड़ पेट धरती के पेट में जाता। जंगलों में कभी आपने देखा होगा? मैंने देखा है आपके मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पास जंगलों में मैंने खुद देखा, ऐसे पूरा पानी धरती के पेट में जाता हो, आवाज आती हुई। ऐसी दीमक, जिसको दीमक को हम शत्रु मानते हैं, वो मित्र है। जिस केचुआ है वो मित्र है, सूक्ष्म जीवाणु हमारे मित्र हैं। प्यारे बंधुओं, कितना बड़ा काम नेचर स्वाभाविक रूप से करती। अब हो क्या गया रासायनिक खेती से? रासायनिक खेती से क्या हुआ? यूरिया डीएपी ने धरती की परत को पत्थर बना दिया, कठोर बना दिया। जो सूक्ष्म जीवाणु छेद बनाते थे वो मार दिए। अब वर्षा आती है, ऊपर की उपजाऊ जमीन को बहा करके नदी नालों में ले जाती है। जिस उपजाऊ भूमि को 6 इंच की भूमि को बनने में हजारों बरस लगते हैं, वो वर्षा जल बहा करके नदी नालों में ले जाकर बाढ़ ला करके विनाश करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ऊपर का पानी नीचे जाने नहीं देते और नीचे का पंप लगा करके निकालने पे लगे। नीचे का निकाल लिया, वर्षा का नीचे गया नहीं, तो भाई ये धरती जमीन नीचे से खाली होगी क्या? नहीं। आने वाली पीढ़ियों को हम पीने का पानी नहीं दे पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ धरती नहीं दे पाएंगे। दुनिया की 33% धरती बंजर हो चुकी है। आने वाला 50 साल का इतिहास और बचा रासायनिक का, यूं चलते रहे तो बर्बादी के सिवाय कुछ हाथ लगने वाला नहीं। ये 2 तरह के खाद प्राकृतिक ढंग से हम करते हैं। अंतिम एक विधि है इसमें मल्चिंग, आच्छादन, धरती माँ को ढक करके रखना जाता। जैविक खेती में जो मैं बताने लगा वो नहीं अपना जाता, इसलिए उत्पादन पूरा नहीं मिलता। क्या करना है? आप जब भी खेत को बोते पहले तो बीज का सिलेक्शन करो, फिर बीजामृत से उसका संस्कार करो ताकि जर्मिनेशन पूरा हो, फिर उसमें घनजीवामृत डाल करके डीएपी की तरह उसका काम करो, फिर पानी दो तो जीवामृत उसके साथ डालो। देखो कितना मजा है। 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार होता है इस पद्धति से। 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30। गाय ने गोबर गोमूत्र रोज देना है कि नहीं देना? दूध भले ही ना दो, गोबर गोमूत्र तो देगी, खिलाओगे तो घास फूस खाएगी। 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार। 30 दिन के गोबर गोमूत्र से कितने एकड़ का? एक गाय से 30 एकड़ की खेती कर सकते हो। यह है प्राकृतिक खेती, यह है तकनीक जीवाणु बढ़ाने की। और जैविक में वो जो गोबर डाला जाता है उसमें तकनीक न होने से ये जीवाणुओं का भंडार नहीं बन पाता। अगली बात, जीवाणु बढ़ गए, केंचुए को काम मिल गया, मित्र जीवों को मिल गया, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, जमीन बंजर भी उपजाऊ बन जाएगी। ये वो पद्धति। अब इसका अंतिम विधि क्या है कि आप जब फसल को बो दो और वो फसल उग जाए, वो पौधा ऊपर आ जाए, तो धरती को ढक दो। जैसे माँ का शरीर ढका होना चाहिए, धरती भी माँ है, उसको ढक करके रखो। क्यों?
साइंटिस्ट जितने मेरी बात सुन रहे बंधु, उनको पता है, आपको भी पता होना चाहिए किसान बंधुओं को, धरती का टेम्परेचर जब 35 डिग्री से ऊपर होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ना शुरू हो जाता है, और वो ऑर्गेनिक कार्बन आकाश में जाकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है, वो महाविनाश को जन्म देता है। जैविक खेती में भी इतना खाद डालते हैं तो वो गैसीज आकाश में जाकर प्रदूषण को फैलाने का काम करती, ऑर्गेनिक कार्बन को जन्म देती। लेकिन प्राकृतिक खेती में ऐसा खाद डालने की विधि नहीं है, ये कल्चर है, इसमें कुछ भी प्रदूषण का काम नहीं बचता। जीवाणुओं का भंडार बनता है, केचुए का भंडार बनता है, और वो दोनों खाद बनाने का काम करते हैं, खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये मल्चिंग क्या है? जितना खेत में जितना भी खेत के अवशेष हैं, आपके धान की पराली है, गेहूं का अवशेष है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी दुखी हो रहे थे कि किसान गाय का चारा भी नहीं छोड़ रहे, उसमें भी आग लगा रहे। अरे बंधुओं, अपने शरीर पर आग लगा के देखो कैसा लगेगा। आप धरती माँ को जलाने का काम कर रहे हैं तो कितना बड़ा पाप है। आप सबसे मैं पूछता हूँ, कुंभकार कुम्हार इस मिट्टी से घड़ा पकाता है, वो जो घड़ा पका उस घड़े की मिट्टी को फोड़ो और चूरा बना करके उसमें बीज को जमेगा या नहीं? बोल तो पड़ो, तुम्हें मजा आ रहा है, दुखी हो गए हो? दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ये मस्त इतने हो गए बात सुनने में, हाँ ही ना भूल गए, या ये कतई कमजोर विद्यार्थी हैं। कमजोर मेरे को दिखते नहीं, कमजोर होते तो क्लास छोड़ के भाग जाते, मजबूत तो सारे हैं। तो प्लीज आप बताओ, जो कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाता है वो पकाता ना अग्नि, अग्नि में पकाने के बाद उनको फोड़ के उस मिट्टी में, पकी मिट्टी में कोई दाना बोए तो पैदा होगा क्या? तो फिर यही तो काम आप कर रहे हो खेत में आग लगा करके, वो धरती में यही तो काम कर रहे हो आग लगा करके आप। अरे सूक्ष्म जीवाणुओं को चाहे आप पेस्टिसाइड से मार लो या आग लगा के मार लो, ये कतई भूल के जीवन में नहीं करना। धरती का तापमान 35 डिग्री होते ही वैसे ही वो उड़ने लग जाता कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन। आप तो आग लगा के उसको उड़ाने का काम कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग फैलाते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। भूल करके भी जिंदगी में खेत में धरती माँ पे आग नहीं लगानी। जितने अवशेष है, किसी भी चीज के अवशेष, किसी भी चीज के अवशेष, उनको इकट्ठा करो और धरती पे बिछाओ, पौधों को छोड़ के। उससे क्या होगा अभी समझना, ये साइंस है। उससे क्या होगा, जब आप धरती को ढकेंगे तो धरती से ऑर्गेनिक कार्बन नहीं उड़ेगा, आपकी फर्टिलिटी बनी रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग का पाप आपको नहीं लगेगा। एक काम, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अवशेष है, आकाश में जो हवा में नमी है उसको ये अवशेष खींचते और धरती में नमी बनाए रखते हैं, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान करो, अब उत्तर देना, जो किसान है वो हाथ खड़ा करके जब समझ लेंगे उत्तर देना। आजकल के दिन है गर्मी के, अभी मई का महीना आएगा, जून का महीना आएगा, आप किसानों खेत में कोई एक गेहूं का या किसी भी अवशेष गट्ठा बना के खेत में डाल दो। समझ में आ गई? इतना बड़ा भार गट्ठा बना के खेत में डालो, सूखे में, चारों तरफ लूए, कहीं पानी दिखाई नहीं देता। गट्ठा जो पड़ा है उसको 3-4 दिन के बाद उलट के देखो, उसके नीचे नमी मिलेगी या नहीं? है या ना? साइंस समझ गए? अब चारों तरफ तो खेत सूखे पड़े,
पानी ढूंढे नहीं मिलता। उस गड्ढे के नीचे नमी कहां से आ गई? ये नमी आकाश से इस अवशेष ने खींची है, पानी से, और धरती को नमी है वहां। जब हम मल्चिंग करेंगे, आच्छादन करेंगे, तो आकाश से नमी ये आच्छादन खींचेगा। और ध्यान करो किसान मित्रों, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, नमी। हम बर्बाद करते हैं पानी को, भरते खुला पानी को, ये पाप है। पौधे को पानी खुला नहीं भरना है, उसको नमी चाहिए, केवल नमी। और वो नमी इस आच्छादन से मिलेगी। जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा, पहले ही वर्ष उसका 50% पानी बचेगा, पहले अगले वर्ष 60% बचेगा, और तीसरे साल 70% पानी बचेगा। यदि पूरी विधि से आप प्राकृतिक खेती करते हो, ये मैंने अपने खेत में नहीं, लाखों किसानों ने प्रैक्टिकल किया। जैसे पौधा जमा है तो पौधे को नहीं ढकना, बाकी धरती को ढकना। पौधा ऊपर रहे, पौधा निकलेगा, बाकी धरती को ढक के रखे रखना। इससे पहला काम, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं उड़ेगा। दूसरा काम, पानी ऑब्जर्व करेगा, पानी 50% कम लगेगा। 2 नंबर, तीसरा काम, आपने वो जो जीवाणुओं को भोजन दिया था, बेसन का और गुड़ का, किसमें? ड्रम में दिया था ना। अब वहां तो उन जीवाणुओं को भोजन वो मिल गया, धरती में भी तो जीवाणुओं को भोजन चाहिए कि नहीं? और वो जीवाणु को भोजन मिलेगा तो बढ़ेंगे। तो ये जो अवशेष है, ये उन जीवाणुओं का भोजन है। समझ में आ गई? ये बायोमास में इसको कन्वर्ट कर देंगे। इस अवशेष को जीवाणु खा करके खाद में बदल देंगे, उनको भोजन मिलेगा, धरती को खाद मिलेगा। तीसरा काम इसका ये है। चौथा काम, किसान की सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार, घास फूस पैदा होता है, उसमें ढकोगे तो खरपतवार पैदा ही नहीं होगा ना। जो करता उसको पता है ना, ये देखो खड़े, ये प्रमाण है। जो प्राकृतिक करते, क्यों नहीं होगा? जब उस बीज को सूरज की धूप मिलेगी तब जमेगा। जब ढक दिया उसको, सूर्य की धूप नहीं मिलेगी, तो वो जम भी जाएगा, तो इतना सा होकर पीला होकर वहीं मर जाएगा, और आगे के लिए बीज खत्म हो जाएगा। आपकी सदा के लिए खरपतवार की समस्या खत्म, लेबर की समस्या, ये है इसका। एक तो खाद मिलेगा, एक जीवाणुओं को भोजन मिलेगा, एक धरती को नमी मिलेगी, एक धरती का ऑर्गेनिक कार्बन नहीं उड़ेगा, और 5वां छठा लाभ इसका, मजा आएगा आपको सुनकर। छठा क्या करेगा? ये जो अर्थवर्म है ना, केचुआ, ये रात को काम करता, दिन में नहीं करता। ये बहुत समझदार है। क्यों नहीं करता दिन में, रात को क्यों करता है? उसको मुख्यमंत्री जी पता, तो दिन में बाहर आएगा तो पक्षी ले जाएगा। उन्हें पता दिन में बाहर आएगा, पक्षी उड़ा ले जाएगा। वो रात को अंधेरे में करता, उस समय पक्षी नहीं होते। यदि आपने धरती को ढक दिया तो अब ये डबल शिफ्ट में काम करेगा। समझ में आ गई बात? हाँ, अब ये डबल शिफ्ट में काम करेगा। जो मनरेगा वाला तो दिन में काम करता है, तो भी पैसे मांगता है, और ये डबल शिफ्ट में काम करेगा, कोई पैसा नहीं मांगेगा, रात दिन काम करेगा। और इस मल्चिंग के करने से एक चीज पैदा होगी जिसको बोलते हैं वापसा। वापसा क्या है उसको समझिए, साइंटिस्ट समझते हैं, और वो समझेंगे तो भी कल्याण मेरे देश का। वापसा क्या है? मिट्टी के एक कण और दूसरे कण के बीच में 50% नमी और 50% हवा हो, इस स्थिति का नाम वापसा है। और जब धरती में यह स्थिति पैदा होगी
तो ऐसी स्थिति में जीवाणु डबल काम करते हैं और केंचुआ डबल शिफ्ट में काम करता है और किसान के लिए डबल खाद का निर्माण करता है, ऑर्गेनिक कार्बन का निर्माण करता है, धरती उपजाऊ बनती चली जाए। समझ में आ गई? ये है प्राकृतिक खेती। और अंतिम एकदम खेत में अनेक फसलों को लगाना। अब आप क्या करते हो? गेहूं बो दिए तो खत्म, गन्ना बो दिया तो खत्म। हम क्या करते हैं? अब मैंने अपने खेत में अक्टूबर में गन्ना बोया, उसके बीच में मैंने आलू लगा दिया। 100 क्विंटल आलू मैंने 1-1.5 महीना पहले उखाड़ लिया। 100 क्विंटल मेरा 50,000 में बिक गया। गन्ना वहीं खड़ा है। अब गन्ना मेरा हुआ है 1 फुट का। अब मैंने उसमें दाल बीज दी, उड़द मूंग बीज दिया। अब 40,000 का मेरा उड़द पैदा हुआ और वो गन्ने को नाइट्रोजन देगा। समझ में आ गई? ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा कि नहीं दाल, वो उसको ताकत देगा। अब ध्यान करो, आप केवल गन्ना बोकर छोड़ देते, मैंने उसी गन्ने में 2 फसलें ले ली अब तक। और तीसरी में क्या करता हूँ, जब गन्ना कटता हूँ उसमें बेल वाली सब्जियां लगा देता हूँ। जब तक वो ऊपर आता सारी सब्जियां, मैं 4 फसलें लेता हूँ एक साल में एक। और गन्ने का प्रोसेसिंग करता हूँ। वहीं मैंने वो चरखी लगा के गुड़ बनाता हूँ, शक्कर बनाता हूँ, खांड बनाता हूँ, राब बनाता हूँ। मेरा गुड़ 100 रुपए किलो लाइन में लग करके बिकता है, पूरा नहीं होता, और 100 रुपए किलो बेचता हूँ। उस हिसाब से मैं 4-4.5 लाख रुपए का 1 एकड़ में गन्ना बेचता हूँ। 1 लाख का वो निकाला, 4.5 लाख का ये निकाला, 5 लाख रुपया मैं 1 एकड़ में बचा। बताओ भाई, इसमें है कोई धोखा? और मैंने तो 10 लाख का 1 एकड़ में गन्ना भी बेच दिया था। पता कैसे बेचा? 1 एकड़ में मैंने गन्ने गिनवाए, 25,000-26,000 गन्ने मिले 1 एकड़ में। और वो मेरा गन्ना जाता 10-12 फीट तक का। एक गन्ने में 4 गिलास रस निकलता मेरे गन्ने में, और 10 रुपया गिलास मैंने बिचवाया। चरखी छोटी लगा दी 2 जगह। 25,000 गन्ने हो, एक गन्ने में 4 गिलास रस हो, और 1 गिलास 10 रुपए का हो तो कितने पैसे का होगा? हो गया कि नहीं? ये मैंने कर दिया काम। भाई अब किसान वैसा मत बनो, आप प्रोसेसिंग करने वाले बनो, अपनी चीज को खुद बेचो। दुनिया में हर कोई अपनी चीज बेचता है। जूता बनाने वाला जूता बेचता है, नाई काटने वाला बाल नाई के पैसे लेता है, कपड़े वाला कपड़े के लेता है, वो उसके। तुम क्यों नहीं ले सकते अपने के? आप भी अपना ठोक करके लो, भाई ये चीज है, ये तेरे को 2 तरह के अनाज है। अब मैं आपके यहाँ से बंसी गेहूं लेकर के गया, आपके प्रदेश में मेरा बंसी गेहूं, मेरे जो दूसरे साथी ना मेरी को देख के जो करते हैं, वो तो 6,000 रुपये क्विंटल बेचते हैं, और मैं 4,000 रुपये क्विंटल बेचता हूँ, और लाइन में लग करके बिकता है। और जब मैं गेहूं बेचता हूँ ना, गेहूं के बीच में जो डोली छोटी, उसमें मैं क्या बेचता हूँ? उसके बीच में मैं मूली लगाता हूँ, शलगम लगाता हूँ, गाजर लगाता हूँ, धनिया लगाता हूँ। जब तक वो गेहूं पर आ गए फसल मेरी निकल जाती है। नहीं समझ में आई बात? ऐसे आप एकदम अनेक फसलों को बो के वो एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। जंगल में कभी गए? कितने तरह के पेड़ होते हैं, हजारों तरह के पेड़ खड़े, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। कीटनाशक की जंगल में क्यों जरूरत नहीं? आपस में प्रकृति वो जीवाणु, मित्र कीट, शत्रु कीट को खत्म कर देते हैं, वो पेड़ पौधे उसको देते हैं। अंतिम भाई लंबा इतना है, अभी बंद कर दो या चलने दो थोड़ा? अब और सुनो आप ध्यान से। अब एक समय ऐसा आता है कि जब आप एक फसल काटते हैं और दूसरी फसल के बीचने में साल में
यदि 2 महीने 1.5 महीने का गैप हो तो आपने काम करना है। आप 10-12 तरह के बीज लो, किसी तरह के, किसी भी तरह के, उसमें सन ले लो, ढांचा ले लो, आप लोबिया ले लो, गवार ले लो, मूंग ले लो, उड़द ले लो, मेथी ले लो, आप जवार ले लो, बाजरा ले लो, ऐसे 10-12 तरह के बीज लो। और जब खेत खाली हो आप उन 10-12 तरह के बीज को बीज दो खेत में। और जब वो खड़े हो पैदा होंगे 2 काम करेंगे। एक तो धरती को ढक के आपका ऑर्गेनिक कार्बन नहीं उड़ने देंगे। एक धरती में सैकड़ों हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं और वो सूक्ष्म जीवाणु अलग अलग पौधे की जड़ के लिए बने हैं। आप एक ही तरह की फसल बोते तो एक ही तरह के जीवाणु सक्रिय रहते हैं, बाकी नहीं रहते। जब आप 10-12 तरह की फसल बोगे तो वो अलग अलग शुद्ध जीवाणु सारे जग के और वो अपना काम शुरू करेंगे, धरती की फर्टिलिटी कई गुना बढ़ा देंगे। और आप ये ग्रीन जो खाद इसको अंदर